आपने लेक्चर के बिगिनिंग में सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नोट डाउन कर लिए आपके नोटबुक में। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेस प्लेट का डेफिनेशन, एडजस्टेबल बेस प्लेट, एनकरेज का डेफिनेशन देखा था। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पीपीएस का कितना सेफ लोड होना चाहिए वो हमने देखा था। ठीक है, बेस प्लेट का हमने डेफिनेशन देखा था, डायमेंशंस उसके जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो हमने देखे थे। ठीक है, तो ये जो जो मेन चीजें हैं वो हमने देखी। उसके बाद हमने अभी देखा है कि कपलर का डेफिनेशन क्या है। तो ये कपलर एक ऐसा डिवाइस कह सकते हो, कंपोनेंट कह सकते हो, ठीक है, जो स्कैफोल्ड के जो ट्यूब्स है, जो पाइप्स है, उसको फिक्स कराने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक है स्वीवेल वाला, ठीक है, और ये दूसरा वाला स्टैंडर्ड टाइप है। ठीक है, उसके बाद है गार्डरेल सिस्टम। गार्डरेल सिस्टम इंपॉर्टेंट पार्ट है, गार्डरेल सिस्टम पर हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, और आई रिक्वेस्ट कि आप सभी अपना माइक म्यूट रखिए। जितेंद्र जी, कोई डाउट है? आपने आपका माइक अनम्यूट किया है। नो सर। ओके, प्लीज म्यूट करोगे? ओके ना, गार्डरेल सिस्टम इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है। व्हाट इज गार्डरेल सिस्टम? अ बैरियर कंसिस्टिंग ऑफ अ टॉप रेल। गार्डरेल सिस्टम में क्या रहता है? टॉप रेल रहता है, मिड रेल, टो बोर्ड्स एंड सपोर्टिंग अपराइट्स। ठीक है, सपोर्टिंग अपराइट्स मतलब जो वर्टिकल जो पाइप्स रहते हैं कॉर्नर्स में, एंड्स में, तो उसे सपोर्टिंग अपराइट्स कहते हैं। इरेक्टेड टू प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम फॉलिंग ऑफ एन एलिवेटेड वर्क एरिया। ठीक है, तो गार्डर सिस्टम में क्या क्या रहता है? टॉपर रहता है, मिडल रहता है, टो बोर्ड रहता है, और सपोर्टिंग के लिए वहां पर अपराइट्स वर्टिकल पाइप्स रहते हैं। इसे इरेक्ट किया जाता है, क्यों? टू प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम फॉलिंग ऑफ एन एलिवेटेड वर्क एरिया, मतलब ऊंचाई से वो गिरे ना, इसके प्रिवेंशन के लिए गार्डर सिस्टम बनाया जाता है। एंड टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलिंग ऑन टू वर्कर्स बिलो। दूसरा पर्पज ये है इसका कि भाई कोई भी टूल्स या कोई भी चीज नीचे ना गिरे, ताकि नीचे वाले जो वर्कर हैं उनको यहाँ पर इंजरीज ना हो। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब, जो वर्कर काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट वहां पर रखा हुआ है, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, गिरने से बचाने के लिए यहाँ पर गार्डर सिस्टम बनाया जाता है। दैट्स इट, सिंपल है। अभी गार्डर सिस्टम आपको दिखाता हूं मैं। गार्डर सिस्टम के फोटो आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये गार्डर सिस्टम है। ये क्यों बनाया है? अगर आप देखोगे यहाँ पर ये रूफ लेवल है, रूफ से कोई भी पर्सन ना गिरे तो उसके फॉलिंग के लिए यहाँ पर ये गार्डर सिस्टम बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, ठीक है, तो वहां पर किस तरीके का गार्डरेल आपको देखने को मिलता है। हालांकि आपकी इसमें भी दिया गया है, पीडीएफ में जो मैंने अभी शेयर की है उसमें भी आपको देखने को मिलता है वो। ये एक वुडन का गार्डल का इमेज आपको दिख रहा है। एक सेकंड, कंस्ट्रक्शन, देखो ये दिख रहा है, एज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, टॉप रेल, मिड रेल, यहाँ पर टो बोर्ड भी लगाया हुआ है। ठीक है, अब अपने इसमें देखते हैं इसको। ये दिख रहा है आपको? ये पूरा स्कैफोल्डिंग का इमेज है। इसमें ऊपर वाला जो पाइप है, जो रेलिंग है, ठीक है, उसको टॉप रेल, मिड वाला, ठीक है, उसके नीचे क्या है? ये टो बोर्ड है। टो बोर्ड का हाइट आप 6 इंचेस टू 12 इंचेस तक रख सकते हो। ठीक है, ताकि वर्कर और कोई भी फॉल ना हो, कोई ऑब्जेक्ट फॉल ना हो। यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा इरेक्शन के बाद, टॉप रेल, मिड रेल, ठीक है, और ये टो बोर्ड है 6 to 12 इंचेस। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेसिंग लगाया हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसफर ब्रेसिंग। आगे पढ़ेंगे ब्रेसिंग के बारे में। जनरली डेफिनेशन एक बार क्लियर हो गई तो फिर ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप समझ आएगा। और कुछ लोग तो आप में से स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर भी हो गए। हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड। जनरली
हेवी ड्यूटी, मिड ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, ठीक है। तो ये वेट के हिसाब से यहाँ पर उनको बाइफरगेट किया हुआ है। हेवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग में क्या रहता है कि मैक्सिमेबल अलावेबल लोड कितना रहता है पर बे 675 किलोग्राम्स, ठीक है। और लाइट ड्यूटी में 225 किलोग्राम्स रहता है, ठीक है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। लैडर, लैडर का भी डेफिनेशन है यहाँ पर, सिंपल है। An appliance or equipment usually consists of a two-side rail joined together at regular intervals with a cross pieces of steps, rungs, or cleats. Use ascending or descending between two points at different level, ठीक है। Ladder मतलब सीढ़ी जिसका इस्तेमाल किया जाता है। Ledger, ledger is important part. A tube fixed horizontally to the standards to the tie the scaffolding longitudinally, ठीक है। अब लेजर, जो वर्टिकल पाइप्स हैं, ठीक है, उन्हें हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं। एक सेकंड, इमेज दिखा दूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। ये जो वर्टिकल पाइप है खड़े बेस प्लेट के ऊपर, इसे स्टैंडर्ड कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल है उन्हें क्या कहा जाता है फिर? लेजर, ठीक है। इस तरीके से अब इसके पार्ट के नाम भी आगे हम देखेंगे, एक इमेज में सारे नाम दिए गए हैं। तब तक हम डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। ओके, मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड, मैक्सिमम लोड 450 किलो, ये लिख लीजिए, ठीक है। आप ये लोड लिख लीजिए, ये क्वेश्चंस आता है, हर बार आता है, प्लीज आप लिख लीजिए। हेवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग, मैक्सिमम लोड 675 किलोग्राम्स पर प्लेटफॉर्म पर बे, ठीक है। हेवी ड्यूटी मैक्सिमम लोड 675 किलोग्राम्स पर प्लेटफॉर्म पर बे, ओके। इस तरीके से हेवी ड्यूटी रहता है। और बाकी सबसे में ये देखिए, अ स्कैफोल्ड दैट इज नॉर्मली इरेक्टेड फॉर यूज बाय ब्रिकलेयर्स, ठीक है, फॉर्मिंग वर्क, स्टील स्ट्रक्चर सपोर्ट और सिमिलर ट्रेड, मतलब सिमिलर काम के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी है, मेंटेनेंस वगैरह एक्टिविटी के लिए, टेम्पररी वर्क के लिए, पेंटिंग हो गया, जो भी हो, ठीक है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्लेटफॉर्म। और ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कि इरेक्ट किया जाता है, ठीक है। हेवी ड्यूटी का लोड लिख लीजिए 675 किलोग्राम्स। लाइट ड्यूटी मैक्सिमम लोड है 225 किलोग्राम्स पर प्लेटफॉर्म पर पे, लाइट ड्यूटी। और मीडियम ड्यूटी 450 किलोग्राम्स पर प्लेटफॉर्म पर बे। इस पर 1000% क्वेश्चन आता है हर साल। ओके, नेक्स्ट, platform. What is platform? A scaffold platform resting on transom, equipped with end hooks or secured with a board retaining coupler, ठीक है। प्लेटफॉर्म जहां पर हम चीजें रखते हैं या फिर खड़े रहते हैं, ठीक है। पंचियन, a vertical member that is not supported from the ground or base of the scaffold. Put log is important. A member fixed horizontally across the ledger or across a ledger to an adjacent wall to support a working platform. Put log क्या रहता है कि जो दीवार से स्कैफोल्डिंग, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो पुटलॉक से हम लेते हैं, ठीक है। फिक्स करने वाला जो पार्ट है उसे पुटलॉक कहा जाता है। चेक कपलर और सेफ्टी फिटिंग, एन एडिशनल राइट एंगल और स्विvel कपलर प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द राइट एंगल कपलर ऑन अ ट्यूब एज अ स्ट्रट, टाई, पंचियन और कैंटिलीवर डिजाइन टू इंक्रीज फ्रिक्शन ग्रिप एट द पॉइंट। ये एक एडिशनल कपलर रहता है, इसे चेक कपलर कहा जाता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, scaffolding का definition, a temporary structure used as a working platform to be used at a height greater than 2 meters. These structure are built with the components, tubes and fittings or modular or a system scaffold system. अब जहां पर 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर काम करना है वहां पर आप स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। 2 मीटर से नीचे जो बहुत कम हाइट कंसीडर किया जाता है या उसे वर्क एट लो हाइट कहा जाता है, तो वहां पर आप लैडर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है। स्कैफोल्डर किसे कहा जाता है? जो पर्सन उसे इरेक्ट करता है, डिसमेंटल करता है, मेंटेनेंस करता है, मॉडिफाई करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन की टीम को स्कैफोल्डर कहा जाता है। वो ट्रेंड, ऑथराइज, सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का डेफिनेशन क्या है? तो ये पूरा डेफिनेशन उनका है जो स्कैफोल्डिंग को सुपरवाइज करता है। अ पर्सन हु डज प्री प्लान
of the scaffolding, including weight limitations, scaffold type, fall protection, tie-up, support, ensure erection, alteration and dismantling of scaffold as per procedure. ठीक है, तो ऐसा पर्सन जिस पर ये जिम्मेदारियां रहती है, ऐसे पर्सन को स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर किसे कहा जाता है? अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ स्कैफोल्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर इरेक्शन with the help of scaffolding checklist. He inspect every scaffold and its components for visible defects prior to each work shift. After every occurrence, inspect ropes on a suspended scaffold, inspect plumbing, leveling. सोचिए इतने सारी चीजें, और ये टाइप्स के हिसाब से अलग अलग चीजों को वो इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्कैफोल्ड, इंस्पेक्ट फिजिबिलिटी, एंड ही सर्टिफाइड दैट स्कैफोल्ड इज सेफ फॉर यूज। ऐसे पर्सन को हम स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर कहते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज, कौन स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करता है? जो हमारे कंपनी का इंटरनल पर्सन रहता है वो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन करता है। कुछ कंपनी थर्ड पार्टी जो स्कैफोल्डिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, उनसे ही ये स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन का क्या लेती है, सर्विस रहती है। ठीक है, और वो पर्सन जब सर्टिफाई करेगा देन ओनली इन्हें यूज किया जाता है। और कुछ रिस्क कंसल्टिंग कंपनी के भी इंस्पेक्टर से यहाँ पर अगर आप प्रोक्योर करोगे तो वहां पर जाके सर्टिफाई करते हैं कि दिस स्कैफोल्डिंग इज सेफ फॉर यूज अप टू दिस एंड दिस लोड। ठीक है, तो वो लिमिट डाल देते कि आप इतने लोड तक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन हो गए तो वो रिकमेंडेशंस भी वहां पर देते हैं, एंड देन लास्ट में उन्हें सेफ फॉर यूज सर्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर उनको सेटिस्फाई लगे तो। पोपट जी आपने रेज हैंड किया है, एनी क्वेश्चन डियर? Yes, sir. Actually, so my question is, who is responsible for scaffolding? I think, yes, sir. Hello. स्कैफोल्डिंग का किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना? हाँ सर, हाँ, yes, yes. नहीं नहीं, किसके लिए, मतलब What is स्कैफोल्डिंग का the failure? रिस्पॉन्सिबल Failure. मतलब, I mean, failure, sir. Who is the responsible failure about the scaffolding, sir? स्कैफोल्डिंग जो इंस्पेक्टर रहता है सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। सेकंड स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर। ठीक है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एंड थर्ड जो स्कैफोल्डिंग इरेक्शन वाली टीम है तो वो यहाँ पर थर्ड इस पर रिस्पॉन्सिबल रहती है। लेकिन जो पर्सन स्कैफोल्डिंग को सेफ फॉर यूज सर्टिफाई करता है, जनरली वो इंस्पेक्टर रहता है, तो वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब क्या, एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वहां पर स्कैफोल्डिंग लगा है। जो भी पर्सन, चाहे वो प्रोजेक्ट इंचार्ज हो, प्रोजेक्ट का असिस्टेंट हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, whoever, जिन्होंने भी पेपर पर सही किया है और बताया है कि भाई ये स्कैफोल्डिंग यूज करने के लिए सही है या सेफ है, वो पर्सन जिम्मेदार रहेगा रिगार्डलेस ऑफ इट्स डेजिग्नेशन। तो उसका कोई भी डेजिग्नेशन रहे, जो पर्सन यहाँ पर सिग्नेचर करता है, जो टैग लगाता है कि ये सेफ फॉर यूज है, वो पर्सन वहां पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। सर उसके डिजाइन की वजह से भी फेलियर होता है क्या सर वो? There are Scaffold. multiple reasons for a scaffolding failure. Multiple reasons for a scaffolding failure. अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लोड जो सर्टिफाइड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बढ़ जाना, एक्सेस लोड हो जाना। ठीक है, नंबर वन। दूसरा सुपरविजन, लैक ऑफ सुपरविजन भी रहता है, तो कभी कभी लोड सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से भी एक्सीडेंट्स होता है। तीसरा नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक वगैरह, या फिर विंड स्पीड ज़्यादा हो गई है तो उसके वजह से भी फॉल हो सकता है, या फिर सही से इरेक्ट नहीं किया गया है उसके वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि जहाँ पर सपोर्ट है वो भी वीक होता है, तो उसके वजह से स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। या जिस जमीन पर हमने प्लैंक वगैरह रखा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि इरेक्शन के वक्त तो वहां पर फॉर्म रहता है लैंड जो भी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वहां पर सिपिंग चालू हो जाता है, वाटर सीपेज, तो उसके वजह से भी यहाँ पर कोलैप्स होने के चांसेस है। तो देर आर मल्टीपल रीजन, यानी केस टू केस ये डिफरेंट रहता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है पोपट जी कि इसमें किसी ना किसी पर्सन की डेफिनेटली गलती रहती है। नेचुरल कैलेमिटीज तो हार्डली 5 to 10% रीजन रहता है। ठीक है, मतलब अच्छा ह्यूमन मुझे, एरर होता है। हाँ ह्यूमन एरर गाइस, ह्यूमन एरर, ट्रस्ट में, क्योंकि किसी ने काम नहीं रोका, बारिश में भी काम चल रहा है तो उसके वजह से भी ये होता है, तो ऐसे भी रीजन है। आपका क्या एक्सपीरियंस है जो
बाकी के पार्टिसिपेंट से आप मुझे बताओगे कि स्कैफोल्ड कोलैप्स या फिर स्कैफोल्डिंग का फेल्योर का क्या वजह रहती है जनरली। नाफिज, विनय जी, रंजीत। सर ग्राउंड स्टेबिलिटी। करेक्ट, इनस्टेबल ग्राउंड, यस। बलिराम जी। सर जो सर उस हम पे एक्सटेंडर पाइप लोड यूज करते हैं कैपेसिटी वो से एक्सटेंडर ज्यादा नहीं हो आदमी उस तो पे भी। होगा, लोड होगा तो भी कोलैप्स हो जाएगा ना सर। ओके, यस, करेक्ट। सर एक्सेस सर लोड। जो एक्सटेंडर ट्यूब है उसको यूज नहीं हाँ, करेंगे तो भी हो सकता है सर। करेक्ट। हाँ, यस, ये एक विजय जी ने बहुत एग्जांपल दिया है कि कभी कभी क्या रहता है कि मल्टीपल एक्टिविटीज चालू रहती है, तो उसके वजह से भी यहाँ पर कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हीट हुआ हो लिफ्टिंग के वक्त, मान लो कि कोई गर्डर वगैरह भी स्कैफोल्डिंग को हीट हो जाता है, तो उसके वजह से भी मैंने एक्सीडेंट देखे, यस। और कोई? एक्सटेंडर ट्यूब ना यूज करके सर। हाँ, यस, पुअर क्वालिटी मटेरियल, गुड। और हम्म, अच्छा, ऐसा कोई एग्जांपल कि स्कैफोल्डिंग फॉल होने की वजह से फर्टिलिटी हुई हो और रिस्पॉन्सिबल किसको पकड़े, प्रोजेक्ट मैनेजर को? ऐसा कोई है एग्जांपल आपके इसमें? मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? वो एक्सीडेंट देखिए कैसा है, ठीक है? और मैं शानू जी, बोलिए प्लीज। सर मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने एक इसका फोल्डिंग कोलैप्स होते हुए देखा है, लेकिन कोई फर्टिलिटी नहीं है, यहाँ चोटें आई ओके, हैं। तो ठीक है, तो उसमें हाँ, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन EHS पर्सन नहीं था। मोस्टली क्या होता है कि इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर EHS पर्सन को ही बना दिया जाता है। ओ, तो ओके, तो उसमें उसके साथ हुआ था, तो कोई फर्टिलिटी नहीं हुई थी सर, लेकिन ओके। तो तो उन पर कोई मोस्टली साइटों पे नहीं, पेनाल्टी वगैरह तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सर क्या हुआ था, वो जो रस्टेड था, ट्यूब हाँ, था हाँ, ना सर, दो हाँ, तीन ट्यूब रस्टेड था, और बेस प्लेट ना प्रॉपर नहीं था सर, ओके। इसकी अच्छा, वजह से वो यस, यस, कोलैप्स हुआ था। ठीक है। और क्या ऐसा केस स्टडी हुआ है क्या? क्योंकि मैंने एक देखा है एक साइट पर, मेरा दोस्त ही था वहां पर, तो वो बोला कि सर ऐसा हुआ कि मैं जब स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन के लिए वहां पर ग्राउंड स्टेबिलिटी उन्होंने चेक किया तो वो तब अच्छा था, ठीक है, लेकिन जैसे स्कैफोल्ड इरेक्ट हुआ, सर्टिफाई हुआ, इंस्पेक्ट हुआ HSC पर्सन के, उसके बाद क्या वो वाटर सीपेज चालू हो गया उस साइड पर, और उसके वजह से कोलैप्स हुआ है। तो ऐसा कोई एग्जांपल आपके इसमें कि जब इरेक्शन चल रहा था तब ओके था, उसके बाद लेकिन पानी आने लगा तो ग्राउंड का ये क्या हो गया कि गीला हो गया, ठीक है, उसके वजह से वीक हो गया, एडहेसिवनेस चला गया, उसका फर्मनेस कम हो गया और उसके वजह से कोलैप्स होकर एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसा भी स्टडी देखा गया है, तो इसीलिए वो भी आप ध्यान देना, ठीक है? क्या आपको सर ये स्क्रीन दिखाई दे रही ऐसा है? अक्सर बारिश बारिश में होता है सर। एग्जैक्टली, बारिश के वक्त भी ऐसा हो सकता है, यस। तो वहां पर हम क्या करते हैं, फर्मनेस लाने के लिए यहाँ पर प्लैंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं बिलो द बेस प्लेट, ठीक है? और मोस्टली बारिश ना भी रहे तो भी हम जनरल प्लैंक्स वगैरह लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यस यस। यस, संजीव जी, आपको कुछ ऐड करना है प्लीज? हाँ यह सर बोल रहा था सर कि जैसे कि हमने एक जगह देखा था कि हाँ, अपना हाँ, बॉक्स क्लेम सर यूज हो रहा था सर, हॉरिजेंटल वे में, ये हाँ, वॉकवे टाइप का बनाया गया था। तो सर ये ओके। ऐसा कुछ रिक्वायर्ड है क्या कि वो अपना हॉरिजेंटल वे में अपना बॉक्स क्लेम यूज कर सकते हैं क्या? उसका मतलब डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हो सकता है या नहीं हो सकता है सर ये चीज? और ऐसा स्टैंडर्ड में मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन यस, अगर आपको हम्म, लगता है कि इट इज सेफ टू यूज, ठीक है, तो आप वहां पर जरूर रिकमेंड कीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा मैंने स्टैंडर्ड में, मैंने शायद होगा भी, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, कि रिक्वायर्ड है या नहीं है, उसके बारे में मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं एज पर स्टैंडर्ड आपको आंसर नहीं दे सकता हूँ उसका। लेकिन आपको लगता है कि इससे सेफ्टी ओके। मेजर बढ़ता है तो ऑफ कोर्स यू शुड रिकमेंड इट, ठीक है? ओके सर, ओके। ओके, शानवाज जी, यस, बोलिए। सर मैं हैंड नहीं रेस कर रहा था, वो हटा रहा था सर। ओके, प्लीज बोलिए।
अच्छा हो गया आपका, ठीक है। हाँ, यहाँ पर वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, प्लीज आप देखिए, ठीक है। ये एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ देखिए, ठीक है। आपको शायद साउंड भी आ रहा होगा इसका, वीडियो का। यहाँ पर 2 पर्सन चढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कैफोल्डिंग के ऊपर। उसके बाद उनका लैनियर्ड भी है जो लूज है, सही प्रॉपर तरीका भी नहीं है। उनके हाथ में ऑब्जेक्ट्स भी हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो नियर बाय एक्टिविटी की वजह से किस तरीके से एक्सीडेंट्स होता है। कुछ लोगों ने देखा होगा शायद ये वीडियो, पुराना एक्सीडेंट है, लेकिन ये याद आया कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर गर्डर उठाया जा रहा है, अब देखिए लिफ्टिंग जैसे होता है, यस। और स्कैफोल्डिंग कोलैप्स, ठीक है। तो पूरी तरह से कोलैप्स भी नहीं हुआ है, पार्शियली कोलैप्स है। इम्पैक्ट वापस देखिए, दिखा यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है, यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है, देखिए। अब डिस्कस करते हैं रीजंस, ठीक है। बोलिए क्या वजह होगी। तो सर हिट किया गार्डन ने, करेक्ट, फोल्डिंग तो हिट किया। हाँ वो ठीक है। अब मुझे बताइए रूट सर कॉजेस। फॉल होने का सेफ्टी रीजन, बेल्ट। फॉल करेक्ट, होने का सर रीजन ये सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना होगा, और पहना होगा तो सर एंकरिंग नहीं किया होगा। करेक्ट, करेक्ट, ओके। सर सबसे पहले तो उसका फोल्ड के एरिया को बैरिकेड नहीं किया गया है। आपने नोटिस किया क्या स्कैफोल्ड वहां पर सपोर्ट मतलब टाई ही नहीं किया था, आपने ये नोटिस किया क्या। स्कैफोल्ड टाई ही नहीं किया था उन्होंने सही से। यस सर, प्रॉपर विजुअल नहीं आ रहा था सर। आउट ओके, आउट इसका आउट फोल्डिंग ट्रिगर लॉक नहीं लगा हुआ था, दूसरा 3 पॉइंट कांटेक्ट नहीं कर रहा था। यस, ओके। ये सारे रीजंस है, केस स्टडी से हमें ये पता चलता है। अच्छा, एक्चुअली मैं वीडियो शायद ये क्लास में आपको लैग करके प्ले हो रहा होगा, मैंने 2-3 बार दिखाने की कोशिश की। तो देखिए सही से वहां पर टाई होना चाहिए, जहां पर भी इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग हो या कोई भी टाइप का स्कैफोल्डिंग हो, सपोर्ट से मतलब कोई भी वॉल हो या कोई भी सपोर्ट जिसका लिया जाता है, सही से वहां पर टाई होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रांसम एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, a transverse horizontal member clamped to the standard. What is standard? Standard is a vertical pipe by right angle coupler in the scaffold. अब यहाँ पर ट्रांसम जो रहता है वो राइट एंगल कपलर से इसे क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है या फिर फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब ये मैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स इसका डेफिनेशन लूंगा, बाकी ये तो कॉमन डेफिनेशन है। सबसे पहले हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। Element of an organization activities or products or services that can interact with the environment, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करती है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स और या जो भी सर्विसेज देती है, जिसके वजह से यहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड उसका कुछ इंटरेक्शन होता है, तो उसे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स कहा जाता है। अब इम्पैक्ट की बात करते हैं। एनी चेंज टू द एनवायरमेंट वेदर एडवर्स और बेनिफिशियल, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कभी कभी बेनिफिट भी हो सकता है। हम जो भी काम करते हैं हमारे प्रोडक्ट से एनवायरनमेंट को अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो भी इम्पैक्ट ही है। अच्छा, तो उसे मान लो कि एनी चेंज, एनवायरनमेंट में कोई भी अगर बदलाव आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, पूरी तरीके से हो या पार्शियली तरीके से हो, उसे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। इल हेल्थ का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, आप देख सकते हो, बाकी का तो कॉमन ही है, ज्यादा मैं ये नहीं करूंगा। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से होना चाहिए। ऑडिट, ऑडिट का डेफिनेशन हर तरफ मुझे कॉमनली दिखता है, यही है, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एंड इवैल्यूएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली। उसके जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी उस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट को या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हमें क्या करना है, सिस्टमैटिकली असेसमेंट करना है, उसे हम ऑडिट कहते हैं। स्कैफोल्ड प्रिंसिपल्स, स्कैफोल्ड के प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। स्कैफोल्ड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन 3 मेन प्रिंसिपल।
एज फॉलोस। नंबर 1 स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। उसका स्ट्रेंथ रिजिडिटी क्या है? Strength and rigidity of a scaffold structure relies on two technical terms. Number 1 is a friction and action reaction. Example of a process that provide rigidity to the scaffold structure are brace and tie. तो brace and tie जो भी रहता है उसको पकड़ के रखता है तो उसको rigidity देता है, ठीक है, पकड़ देता है। Stability. The stability of a scaffold also constitute action reaction principle as the whole load is being compressed to the ground through the verticals. जो भी verticals है जो standards है उनके थ्रू लोड जमीन पर जाता है, पूरा लोड जो ग्राउंड लेवल पर जाता है तो किसके थ्रू जाता है? वो वर्टिकल्स के थ्रू जाता है जिसे हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेवल ग्राउंड एंड बेस प्लेट। तो बेस प्लेट के ऊपर पूरा लोड आता है और बेस प्लेट का लोड कहाँ पर जाता है? नीचे, अगर उसके प्लैंक है तो, या फिर जमीन के ऊपर, मतलब जो भी ग्राउंड लेवल है उस पर ये जाता है। तो ये उसके प्रिंसिपल हो गए। सेफ्टी फैक्टर इन स्कैफोल्डिंग। सेफ्टी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली मिनिमम ये 4 टाइम्स होना चाहिए। अब सेफ्टी फैक्टर क्या है वो पहले समझ लेते हैं। Each scaffold and scaffold component must support without failure its own weight and at least 4 times the maximum intended load applied or transmitted to it। यहाँ पर जो भी स्कैफोल्ड बना है या जो भी स्कैफोल्ड के कंपोनेंट्स है उनको, उनका जो भी वर्किंग लोड है, मान लो कि कोई स्कैफोल्ड बना है पूरा, मैं अभी होल स्कैफोल्ड की बात करता हूँ, तो ये बना है कि हेवी ड्यूटी के लिए, जैसे एग्जांपल है 675 किलोग्राम, ठीक है। तो 675 किलोग्राम से हेवी लोड हो गया उसका पर प्लैंक, ठीक है, पर प्लेटफॉर्म। तो 675 के अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो उतना लोड उसने क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। हम इस्तेमाल तो 675 ही करते हैं, लेकिन सेफ्टी फैक्टर क्या कहता है कि भाई उससे 4 गुना लोड उसने सस्टेन करना चाहिए, ठीक है, विदाउट फेल्योर, ठीक है। तो उसका ब्रेकिंग लोड भी नहीं होना चाहिए, वो उसने सपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके से हमने जो भी स्कैफोल्ड है वो इरेक्ट करना चाहिए। तो जनरली सेफ्टी फैक्टर कितना होना चाहिए? 4 वहां पर होना चाहिए, जितना हम मैक्सिमम लोड, वर्किंग लोड होता है उससे 4 टाइम्स। अब ये होल स्कैफोल्डिंग की बात हुई। अब बात करते हैं उसके कंपोनेंट की, चाहे ट्रांसम ले लो, स्टैंडर्ड ले लो, ब्रेसेस ले लो, टाई ले लो, कपलर ले लो, तो वो उनका खुद का वजन प्लस 4 टाइम्स जो है वो सेफ्टी फैक्टर उसमें कंसीडर होना चाहिए, ठीक है। अब डेड लोड और लाइव लोड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज, इसे परमानेंट लोड कहा जाता है, डेड लोड। व्हाट इज डेड लोड? दिस शैल इंक्लूड अ सेल्फ वेट ऑफ अ स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर। मतलब ये स्कैफोल्ड का खुद का वजन, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल कंपोनेंट्स, प्लेटफॉर्म, फेंसेस, फैंस वगैरह जो भी है, एंसिल स्ट्रक्चर, हॉइस्ट टावर, तो ये सब मिला के वो हो गया उसका डेड लोड। मतलब उस पर कोई मटेरियल उसके बाद रखो या ना रखो, कोई पर्सन जाए या ना जाए, उतना वजन तो मिनिमम उसका रहेगा, उसे हम डेड लोड कहते हैं। मतलब स्कैफोल्ड और उसके कंपोनेंट का मिला के उसका खुद का वेट। नेक्स्ट उसमें लैडर भी आ जाता है, उसमें हॉइस्ट भी आ जाता है, ठीक है। वेरिएबल लोड, इसे लाइव लोड कहा जाता है। अब लाइव लोड में क्या आता है? दिस शैल इंक्लूड सर्विस लोड, लोडिंग ऑन वर्किंग एरिया, लोड्स ऑन साइड प्रोटेक्शन, विंड लोड, अब इसमें विंड लोड भी आता है, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट्स आप रखते हो उसके ऊपर, उसे लाइव लोड कहा जाता है। जो भी लोग उस पर काम करने वाले हैं, वर्कर्स, लेबर्स, एम्प्लॉयज, उनका भी वहां पर वजन, और ये लाइव लोड वेरिएबल्स रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइव लोड, डेड लोड डिफरेंशिएट किया जाता है और इस पर आपको क्वेश्चंस आएगा। एग्जांपल पूछा जाता है कि ये डेड लोड का एग्जांपल है क्या, ये लाइव लोड का एग्जांपल है क्या, दैट्स इट। या इसमें से कौन सा डेड लोड का एग्जांपल नहीं है, तो आपको पता है इस पैटर्न में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे अब यहाँ पर ये सब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह दिया हुआ है, आप, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। हम इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं आईएसपी देख लेता हूँ क्या है आईएसपी का डेफिनेशन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आईएसपी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आईएसपी employee is an executive position nominated by HOD to be responsible for performance of specific duties, who has sufficient knowledge and experience and the requisite authority for proper performance of such duties, ठीक है, उनका आईएसपी इंटरनल रहेगा। अच्छा मुझे बताइए कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आप में से जिसमें काम करते हो
जैसे थर्ड पार्टी से ये स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन कराया जाता है, प्लीज मुझे बताएगा कोई, और क्या प्रोसीजर रहता है जब आप थर्ड पार्टी किसी से कराते हो स्कैफोल्डिंग? जनरल जो मैन्युफैक्चर वगैरह रहता है वो ही। बलिराम जी बोलिए। सर हमारे पास रिलायंस में जो कंट्रैक्टर है हाँ उसका सुपरवाइजर पहले सर्टिफाइड करता है, फिर ओके उसको रिव्यू हमारा क्लाइंट्स RIL इंजीनियर जो है, मैकेनिकल हाँ इंजीनियर, वो वेरीफाई करता है, ओके। रिव्यू तो करता है। हाँ, तो आरएलआई एक डिवीजन है जो कि स्कैफोल्ड इंस्पेक्ट करता है। पहले कॉन्ट्रैक्टर खुद सेल्फ सर्टिफाई करता है और उसके बाद आरएलआई का एक मैकेनिकल डिवीजन उसे इंस्पेक्ट करके फाइनल सर्टिफिकेशन देता है, राइट? राइट सर। बलिराम जी, ये हो गया फर्स्ट पार्टी, मतलब ये आपका इंटरनल ही एक वर्टिकल या डिपार्टमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि आउटसाइड द रिलायंस, आप समझ रहे हो, जैसे कि EHS वर्ड से आप सर्टिफाई कर लिया या कोई भी XYZ कंपनी उससे आपने सर्टिफाइड कर लिया, ऐसा कोई एग्जांपल? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की टीम आके उसे इंस्पेक्ट करती है। सर हमारे यहाँ हाँ स्कैफोल्डिंग जब भी स्टार्ट होता है उसका ड्राइंग एक हम लोग स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से अप्रूव करवाते हैं, गुड ओके। तो उसके बाद में उसी के हिसाब से बिल्ड करते हैं, तो वो उसका इंस्पेक्शन जो भी है वो अपना मतलब क्लाइंट साइड ही इंस्पेक्शन है, मतलब एज पर ड्राइंग है कि नहीं है बस, अच्छा मतलब तो अप्रूव क्लाइंट, ड्राइंग उतना ही अप्रूव होता है। ओके, अब क्लाइंट का PMC वाला है उसे इंस्पेक्ट करता है क्या आपके केस में नियाज जी? नहीं, पीएमसी नहीं है सर, डायरेक्ट क्लाइंट ही, कॉन्ट्रैक्टर तो बना देता है लेकिन क्लाइंट इंस्पेक्शन करके उसको फिर से अप्रूव करता है ओके गुड। एज पर ड्राइंग है बोल के। और कौन से टाइप का आपके साइट पर ये इस्तेमाल किया जाए, इंडिपेंडेंट टाइप या टू पोल टाइप, फुट नहीं, एंड वो अभी अभी जो चल रहा है ना सर, कपलॉक बोल के, कपलॉक, जनरल कपलॉक इस्तेमाल करते कपलॉक, हैं? हाँ सर ओके वो चल। ठीक है। और जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ते जाता है उस तरीके से हम एक्सटेंड करते हैं स्कैफोल्डिंग का, राइट नियाज जी? यस सर, हाँ सर। अब जैसे ही उसका एक्सटेंशन होता है वापस वो रीसर्टिफाई किया जाता है? हर बार? हमारे केस में ऐसा नहीं है सर, ओके मतलब एक एक हेड है 26 फ्लोर तक हम लोगों को बनाना था, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने अप्रूवल लिया था, तो एक बार में बना दिए। अच्छा, एक बार में पूरा 26 फ्लोर का आपने स्कैफोल्डिंग ये कर दिया था क्या? हाँ, एरेक्शन कर दिया बस। इरेक्शन कर दिया था, ओके डियर। हाँ नाफिस जी सर। आप कुछ कहना चाहोगे? सर मैं यहाँ पे अभी गुड़गांव में DLF में ज्वाइन किया रिसेंटली सर, तो यहाँ पे हाँ PMC है थर्ड पार्टी सर करके, स्कैफोल्डिंग गुड। इंस्पेक्टर, हाँ जो उसको पहले वो प्रिपेयर करने के बाद से उसको सर्टिफाइड करवाते हैं, उसके बाद से उस पर काम करते हैं सर। गुड कोस्टा कोस्टा गुड। कंपनी कुछ अच्छा, करके आपका सर, प्रोजेक्ट क्या कमर्शियल है? अच्छा रेसिडेंशियल है ओके सर, ठीक है। DLF। अच्छा, के वर्क से आपको कंसल्टेंसी देती है कि इस ड्राइंग अप्रूवल्स हो गया? सर एज पर वर्क होता है सर, एज पर वर्क ही होता है स्कैफोल्डिंग के लिए। ओके ओके। और किसी को कुछ ऐड करना चाहेगा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में? ये इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे और सबको पता चले कि इन हाउस में तो सर्टिफाई किया जाता है। कभी कभी रिलायंस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका एक मैकेनिकल डिवीजन है तो वो भी एक सर्टिफाई कराता है, LNT का भी एक डिवीजन है तो वो भी सर्टिफाई कराता है। कभी कभी ये बड़ी कंपनी अभी PMC या फिर थर्ड पार्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास एक्सपर्टाइज है उनसे क्या कर लेती है, ये इंस्पेक्ट करके सर्टिफाई कर लेती है। तो ऐसे भी प्रैक्टिस मैंने देखी है, ठीक है। या जो TPI कराते हैं उससे भी ये कभी कभी करा लेते हैं। ओके आगे। Scaffold tagging system. Upon completion of a scaffolding, the scaffolder shall affix a scaff tag to the base of the scaffold at the points of all access point. The scaff tags shall display the following information. जो भी scaffolding के टैग है, ग्रीन हो या ऑरेंज हो जो कि अंडर येलो, या फिर रेड हो, ठीक है। रेड मतलब आपने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ग्रीन टैग का मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब ऑरेंज टैग किसी इसमें इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी एक्सटेंशन वगैरह हो, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर ऑरेंज, जो भी ओनली मेंटेनेंस के लोग हैं या स्कैफोल्डर है वही उस स्कैफोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये 2-3 कलर के टैग रहते हैं। अब उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए? नंबर 1 लोकेशन, कभी कभी साइट का नाम, साइट नंबर या प्रोजेक्ट नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन है उससे। उसके बाद रेफरेंस नंबर, डेट इरेक्टेड, कब ये इरेक्शन किया गया था, किसने इरेक्ट किया था, ठीक है, रिक्वेस्टेड बाय, बिल्ट किसने किया, फोरमैन कौन है, उसका सिग्नेचर, उसका सेफ वर्किंग लोड क्या है, ठीक है।
तो ये सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। अब इसके अलावा और भी कोई इंफॉर्मेशन रहती है क्या, जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन अलाउड, ठीक है, या वेरीफाइड बाय, इंस्पेक्टेड बाय, इंस्पेक्शन डेट, नेक्स्ट रिन्यूअल या नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट, ऐसा भी इंफॉर्मेशन रहता है क्या, जरा बताइए आपके साइट यस पर क्या सर, है। यस सर, हाँ, नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट और वीकली करना है कि नहीं, प्लस क्या ओके, कंपोनेंट्स उसमें लगे हैं उसका भी डिटेल रहता है। गुड। और मीडियम ड्यूटी है या हैवी ड्यूटी या कोई भी ड्यूटी को भी उसमें ये करके लिखा रहता है सर। ठीक है, तो मान लो कि मीडियम ड्यूटी, तो उसका क्या मीनिंग समझे हम उस केस में, बस उसको वर्कलोड। हाँ, वो मेजरमेंट सर, मेजरमेंट को अगर उसका मेजरमेंट जब 2:1 जो उसका स्टैंडर्ड है ना सर, टू बाई हम्म, टू का अगर बे बना हुआ है तो वो मीडियम ड्यूटी में है तो उसको वहां पे लिखा जाता है, वो साइज लिखा जाता है, इसका लेंथ को लिखा ओके, जाता है उसमें। थैंक यू। मंटू जी, मंटू कुमार, आप बताओगे क्या क्या इंफॉर्मेशन और रहती है। अब स्कैफोल्डिंग, हाँ बोलिए। सर इसमें क्या रहता है ना, टाइप ऑफ स्काफ फोल्डिंग रहता है, एक बराबर। स्टेटमेंट रहता है, एक हम्म स्काफ फोल्डिंग है इसमें। हम्म ओके, हाँ, जैसे ओके मंटू जी, क्या क्या इसमें मैन लिमिट लिखा जाता है कि इतने पर्सन के लिए ही ये सिर्फ एक्सेसिबल है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। जैसे उसका बैक एंड होता है ना, तो हम्म, डिसाइड जैसे रिलायंस में है तो हाँ, 1.8 रहता है, तो उसमें 250 kg है। ओके, और बाद 2.2 है, उसमें अप्रॉक्स उसमें दिया हुआ है, मुझे तो याद नहीं है सर। मैं उसमें हम्म, सर 180 रहता है, बाकी 2.7 रहता है, तो अपना 150 kg रहता है। ओके, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, हेवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, 250, 200, 150, 200, 250, ठीक है, ये भी है, और बेस साइज के हिसाब से भी है। और अब ये पार्ट वाइज है, ठीक है, ये लोडिंग्स का, ये कह रहा हूं आपको मैं, पूरे स्कैफोल्डिंग का ये लोड नहीं है। ओके, स्कैफोल्डिंग का लोड हमने लिखा था पूरी तरीके से, ये देखो। अच्छा, अब मैं आपको टैग दिखाना चाहता हूँ। ये दिख रहा है स्कैफोल्डिंग टैग, ग्रीन टैग, ग्रीन टैग का मतलब क्या, सेफ फॉर यूज, ठीक है, रेड टैग का मतलब कि इसे इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, इस तरीके से ये टैग रहते हैं। क्या इसके अलावा और भी, इसके अलावा और भी कोई टैग का रहता है कलर, प्लीज बताइए, और उसका मीनिंग क्या है। येलो कलर सर, येलो कलर देखे हैं सर, जो इरेक्शन के टाइम यूज करते हैं सर, करेक्ट, इसके अंडर, फोल्डर ओनली अलाउ होता है सर। करेक्ट, अंडर इरेक्शन येलो, कुछ साइड पर मैंने ऑरेंज भी देखा है, ऑरेंज कलर रहता है उसका। और कोई टैग, संजीव जी। सर ये पूछना था कि अपना जैसे 150 अपना 200 250 जो है अपना मीडियम ड्यूटी, जैसे 200 kg, 200 kg प्रति मीटर स्क्वायर है। तो सर अगर हम्म, भाड़ा सर 7 मीटर अगर चौड़ाई रहेगा, उसका लंबाई सर 12 या 15 मीटर ऐसे रहेगा, तो सर ये जो 200 kg प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ये मतलब इसका मीन्स मतलब थोड़ा समझा दीजिए सर। जैसे कि 2 मीटर बाई 2 मीटर के अंदर में मतलब 200 kg समथिंग वेट हम लोग दे सकता है। जैसे कि आदमी जैसे 7-7 kg का रहेगा तो 3 आदमी जा सकता है, ऐसा है क्या इसका कैलकुलेशन का सर थोड़ा। ये एरिया का है। अभी मान लो कि 2x2 का बे है आपका, तो कितना मीटर स्क्वायर हो गया, 4 मीटर स्क्वायर, बराबर है, 4 मीटर जी। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर हो गया, 2 मीटर इंटू 2 मीटर, बराबर ना, तो जी उसका एरिया कितना हो गया, टोटल 4 मीटर स्क्वायर हो गया। मैं एक बे की बात कर रहा हूँ, कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर। अब उस स्कैफोल्ड को लाइट ड्यूटी के लिए बनाया होगा, ठीक है, ओके, जी लाइट ड्यूटी के लिए, तो कितना है, उन्होंने कहा है हमें कि 150 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, राइट। अभी हमारे पास कितना है, 4 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 4 मीटर तो जी। उसके लिए कितना होगा, 150 इंटू दोनों देना 4, माचिस वाले 6 कुछ है। 600। 600। तो हम मैक्सिमम लोड जी कितना वहां पर लाद सकते हैं, 600 किलो। अभी क्लियर है। अब मान लो
कि ओके, सेम मतलब कि टू सर अगर टू बाय 2x2 का 2 मीटर बाय 2 मीटर का अगर इसका फोल्डिंग रहेगा तो मतलब कि हम हाँ लोग उसमें 10 आदमी जा सकते हैं, मतलब 60 kg के हिसाब से पर आदमी आएगा, है ना? देखो, ऐसा अगर है? वो स्कैफोल्डिंग लाइट ड्यूटी के लिए बना है तो ठीक है, अभी क्लियर। उसके वजह अगर वो मीडियम ड्यूटी के लिए बना है, आप बराबर कह रहे हो कि ऑन एन एवरेज 60 किलो का एक आदमी रहता है, तो आप 10 आदमी वहां पर जा सकते हो, ये मैक्सिमम लोड हो गया। अभी क्लियर, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली 90% ही इसका यूटिलाइजेशन करते हैं लोड का। अभी क्लियर है, भले हमें 600 किलो अलाउड है, लेकिन हम क्या यस करते हैं सर। फिर 550 तक ही अलाउ करते हैं, बराबर कि नहीं, सेफ साइड के लिए। उससे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, 90% का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। मीडियम ड्यूटी में आप और भी ज्यादा आदमियों को भेज सकते हो, हेवी ड्यूटी में और भी ज्यादा आदमियों को, या फिर लोड, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सन का ही वेट रहेगा, उसके साथ जो भी टूल्स है, ऑब्जेक्ट है, उनका भी यहाँ पर वेट रहता है। हाँ सर। यस सर। तो ये सब कंसिडर करके लाइव लोड रहेगा, तो वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। पोपट जी बोलिए। ओके ओके। सर अपना जो टीपीआई का जो है ना सर, ये जैसे कि फॉर मतलब ये मैंडेटरी होता है क्या सर? थर्ड पार्टी की टीपीआई, होता है मतलब फर्स्ट पार्टी? देखिए बीओसीडब्ल्यू के हिसाब से, या फिर आप फैक्ट्री एक्ट भी उठा लीजिए, उसके जो भी आपके लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स हैं या इक्विपमेंट्स है, लिफ्ट्स हो गया, हॉइस्ट हो गया, उनका आपको थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना ही पड़ता है, ये बाय लीगली मैंडेटरी है। ठीक है, अब मान लो किसी लिफ्ट या हॉइस्ट का आपने डिसमेंटल करके वापस अपर फ्लोर पर भी आप शिफ्ट करते हो, तो भी आपको टीपीआई करना जरूरी, याद रखना। उसका कोई भी इक्विपमेंट आप चेंज करते हो, रिप्लेस करते हो, मेंटेनेंस करते हो, अगेन आपको टीपीआई करना पड़ता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये सब लीगली मैंडेटरी है। तो ये फर्स्ट पार्टी नहीं होता है, सेकंड पार्टी वगैरह जैसा? थर्ड नहीं नहीं पार्टी? नहीं, ओनली थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के मतलब, फर्स्ट पार्टी का मतलब कि आप आपके खुद के एम्प्लॉय, उसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लोग हैं उन्हें फर्स्ट पार्टी कहा जाता है। थर्ड पार्टी मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का आदमी, जैसे कि मैं हो गया या कोई भी, उन्हें थर्ड पार्टी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इंस्पेक्शन को टीपीआई, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऐसा कहा जाता है। तीसरा, अब कोई भी आदमी उठ के ऐसा इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है। जिसके पास बीओसीडब्ल्यू या कॉम्पिटेंट पर्सन का लाइसेंस होगा, वो ही पर्सन ये कर सकता है। अभी क्लियर है पोपट जी, और वो ही फॉर्म 11 देगा आपको। ओके सर। ओके शानवाज जी। और competent person should be certified by the Directorate of Industrial Safety and Health। शानवाज जी, आपको कुछ कहना है या फिर आगे बढ़े हम? हाँ सर। ओके, अच्छा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। ग्रीन टैग का मतलब होगा कि आप या कोई भी पर्सन उस स्कैफोल्डिंग को यूज कर सकता है। आपको सारे पीपी यूज करना मैंडेटरी होगा। आपको स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स है, साइट से जो भी रूल्स है, उनको फॉलो करना रहेगा। ठीक है, वो कंडीशन हर बार रहता है। उसके बाद आगे रेड टैग। रेड टैग का मतलब क्या है कि भाई डू नॉट यूज दिस स्कैफोल्ड। कुछ भी रीजन हो सकता है, वो सेफ नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, और अंडर इरेक्शन स्कैफोल्डिंग भी रहता है, कभी कभी डिसमेंटलिंग भी रहता है, हाइट भी एक्सटेंड किया जाता है, तो उसमें येलो या ऑरेंज टैग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जनरल इरेक्शन प्रोसीजर। अब हम जनरल इरेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। द स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर और फोरमैन एंड स्कैफोल्डिंग टीम shall be provided with a फॉलोइंग वर्क टूल एज द मिनिमम। तो उन लोगों के पास ये मिनिमम टूल्स होने चाहिए, जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए विद डबल लैंड। ठीक है, मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल होना चाहिए, ताकि वो हाइट सही से में ये कर सके, लेवल कर सके। जनरली जो वाटर लेवल या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादातर जब बेस प्लेट वगैरह हम ट्रांसफॉर्म वगैरह ये करते हैं, फिक्स करते हैं, तब ज़्यादातर उसका लेवल चेक करना चाहिए। बाकी तब ही जाके ऊपर के जो लेवल्स है वो सही से आप इरेक्ट कर पाओगे। मेजरिंग टेप होता है, हैमर्स विथ रोप, स्पैनर्स, रैचेट स्पैनर, टूल बेड्स, टूल बॉक्स, और जो भी टूल्स उनको चाहिए वो यहाँ पर देना चाहिए। विथ दिस उनको परमिट भी होना चाहिए। ठीक है, क्या वो सर्टिफाइड इरेक्टर है या स्कैफोल्डर है, कि वो भी हमें चेक करना चाहिए।
हजार्ड आइडेंटिफिकेशन जनरल हीरा वगैरह साइट से पहले वहां पर होना चाहिए जब आप परमिट इशू करते हो, तो क्योंकि वो भी एक पार्ट है। क्योंकि परमिट इशू करने से पहले चेक करना चाहिए क्या उसका जे हुआ है, क्या हीरा हुआ है, क्या देन वो सर्टिफाई कर सकता है। और उसमें जो भी सेफ्टी मेजर रिकमेंड की गई थी क्या वो इम्प्लीमेंट की गई है क्या नहीं, वो भी आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेसिंग एंड टाइज। सो व्हाट इज ब्रेसिंग एंड व्हाट इज टाइज? All scaffold shall be braced and tied to form a rigid, stable structure. There are minimum requirement for a bracing and tying a scaffold, but these are the guide only to the scaffolder. A priority concern is to provide a safe working platform from the platform free from the movement. If this priority is not satisfied on the completion, minimum requirement for bracing and tying, scaffolder is bound to include such extra ties and braces as are needed. तब यहाँ पर देख सकते हो longitudinal braces, ठीक है। टाई मतलब जो भी कपलर वगैरह है उसे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर टाई किया गया है। टाई मतलब कि जोड़ा गया है उनको विद द हेल्प ऑफ कपलर्स, ठीक है। ब्रेसेस अ रिजिड कनेक्शन है स्कैफोल्ड ट्यूबिंग दैट होल्ड्स वन स्कैफोल्ड मेंबर इन अ फिक्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर मेंबर टू गिव अ स्कैफोल्ड रिजिडिटी। तो रिजिडिटी जो देता है स्कैफोल्ड को पकड़ के रखता है दो पार्ट को, उसे हम ब्रेसेस कहते हैं। टाई, ठीक है। रिजिड टाई, यहाँ पर टाई के टाइप दिए गए हैं हमें। A tie is a considered system of a bracing or anchorage to an adjacent structure। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है जैसे कि दीवार है जिस बिल्डिंग को हम बना रहे हैं, ठीक है, या बन चुकी है, तो उसका ही सपोर्ट लेके स्कैफोल्डिंग खड़ा रहेगा। उसका सपोर्ट लेके यहाँ पर स्कैफोल्डिंग खड़ा है, और जैसे जैसे दीवार ऊंची जाएगी स्कैफोल्डिंग भी उसी तरीके से हम इरेक्ट करेंगे। अब स्कैफोल्डिंग की हाइट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें अब हमने दीवार बना दी, अब ऊपर की दीवार हमें बनानी, तो उस तरीके से यहाँ पर हम लेयर बाय लेयर, फ्लोर बाय फ्लोर यहाँ पर उसका हाइट बढ़ाते जाएंगे, और उसी बिल्डिंग का सपोर्ट लेंगे, उसी वॉल का हम सपोर्ट लेंगे, ठीक है। तो उसे हम टाइंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कपलर, ट्यूबन कपलर, यहाँ पर थ्रो टाई, रिवील टाई, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाता है। सेफ्टी हार्नेस इज अ पार्ट ऑफ पीपी, वो तो कंपलसरी है, कोई भी जनरल है वो। ओके, पार्ट्स। आज हम पार्ट्स के नाम देखेंगे दोबारा, और फिर उसके बाद हम स्विवेल कपलर। स्विवेल कपलर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर एंगुलर होल्डिंग के लिए। पल्स अपराइट रबर स्विंग गेट, गेट ओपन होने के लिए। लैडर एक्सेस के लिए, ठीक है। डायगोनल ब्रेसिंग्स, ठीक है। लैडर क्लैंप, अगेन कपलरी होगा वो। स्टील के प्लैंक, आप वुडन के भी रख सकते हो, उसके हिसाब से आपके वर्क। टॉप रेल, मिड रेल, और यहाँ पर टो बोर्ड। हाइट, टॉप रेल का हाइट 1000 mm या 1 मीटर से 1.2 मीटर। मिड रेल का हाइट 500 mm या फिर 0.5 मीटर, आधे मीटर। बे लेंथ, बे विड्थ 2x2, 2.5 जो भी है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये रख सकते हो। लिफ्ट में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2 मीटर, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। लेजर और रनर इसे कहा जाता है, और वर्टिकल जो पाइप है उसे स्टैंडर्ड कहा जाती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, या वर्टिकल भी आप कह सकते हो। ट्रांसम, ट्रांसम मतलब दो वर्टिकल्स के बीच में जो रहता है उसे ट्रांसम कहते हैं। सोल बोर्ड, जो बेस प्लेट के नीचे रहता है उसे सोल बोर्ड कहा जाता है। 1.4 रेशो एंगुलर लैडर के सपोर्ट के लिए वो होना चाहिए। एडजस्टेबल स्क्रू जैक, बेस प्लेट में जनरली स्क्रू जैक ही रहता है ताकि वो सही से लेवल बना के रखें, और लैडर का सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक पाइप लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ये जो स्कैफोल्डिंग आपको दिख रहा है ये इंडिपेंडेंट है, इसे टू पोल स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ आपको स्टैंडर्ड दिखेंगे। कुछ केसेस में आपको सिंगल पोल भी देखने को मिलता है जहाँ पर हाइट कम है, बहुत ही लाइट ड्यूटी काम है, थोड़े ही पीरियड के लिए टाइम है, तो उस केसेस में यहाँ पर सिंगल पोल स्कैफोल्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। छोटे घरों में वगैरह, रेसिडेंशियल प्लेसेस में आपको ये देखने को मिलता है। हाई राइज के केस में आपको इंडिपेंडेंट या टू पोल स्कैफोल्डिंग ही देखने को मिलता है, और वो सेफ भी रहता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ये प्लैंक्स का डिस्टेंस दिया हुआ है स्टैंडर्ड्स का। नेक्स्ट,
लेक्चर में मुझे याद देना, हम क्या करेंगे इन स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड इसमें रेफरेंस के लिए दिए हैं, इसका जो पीपीटी है जनरली सेफ्टी कोड, ठीक है, 3696 का पार्ट 1 देखेंगे हम, ठीक है, और पार्ट 2 ये भी देखेंगे। और IS 2750 में देखोगे तो स्कैफोल्डिंग का बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें दी गई हैं। तो सेफ्टी कोड हम दोनों स्टैंडर्ड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके साथ आपका ये यूनिट भी कवर होता है, ठीक है। बस मुझे याद दिलाना। यस संजीव जी। हाँ सर, सर बोल रहा था कि अगर सर 4 मीटर का सर अपना प्लेटफॉर्म है, इसका फोल्डिंग है, तो सर उसमें हम लोग लेटर कितना मीटर का यूज करना सर बेस्ट रहेगा? कल स्टैंडर्ड जब पढ़ेंगे उसमें सब दिया है, सारे टेक्निकल चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई आंसर देना चाहते हो तो अभी आंसर दे सकता है। पोपट मोरे। नो सर, नो सर। ओके, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर, कल नहीं संजीव जी, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। विजय जी बोलिए। हेलो, हाँ सर। हाँ यस, अगर 4 मीटर का स्कैफोल्ड हो ना सर, उसमें हाँ मेजोरिटी 6 मीटर का तो लेडर लगेगा। आपका ओके 75 डिग्री पे लेडर रखेंगे ना, एटलीस्ट करेक्ट, प्लेटफॉर्म आएगा, वहां से 3 रंग ऊपर जाना चाहिए, यानी बंदे आराम से प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो 6 मीटर का लेडर ऑलरेडी लगाते हैं। बराबर, ओके। और कोई आंसर देना चाहेगा? ये 4:1 में अगर हम लगाएंगे, 6 मीटर का हाँ लेडर है तो अपना प्लेटफॉर्म से 1.5 मीटर का दूरी पे लगाएंगे तो 4:1 में होगा। तो 1.5 मीटर एग्जैक्टली, दूरी में इधर में हो गया, तो क्या सर ऊपर में वो 1 मीटर समथिंग जाएगा अपना प्लेटफॉर्म से 3 रंग? जाना ही ये चाहिए। नीचे भी 75 डिग्री। ऐसे कंडीशन में नीचे भी स्टेप बनाया जाता है, उसके ऊपर से फिर ब्रेसिंग दे के, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग दे के उसके बाद से उसको लेटर को लगाया जाता है। ओके थैंक यू। वो तो ऐसे कंडीशन में एक स्टेप बढ़ाया जाता है, 2 स्टेप बढ़ाया जाता है फ्लैंक्स दे के, उसके ऊपर से फिर लेटर लगता है। उसमें एक और है कि आप 6 मीटर का जो लेटर यूज करोगे ना, उसके बदले ना आप 2 पार्ट में लेटर यूज करो। नहीं, 3 सिंगल भी मीटर यूज का कर तो सकते हैं। अगर नीचे से 2 स्टेप ब्रेसिंग डाल के 2 स्टेप कर देंगे और उसके ऊपर से फिर इसके 6 मीटर का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके ओके। लैंडिंग प्लेटफॉर्म से 4 अंश या 1 मीटर ऊपर होना ही चाहिए, वो रूल्स है। नीचा कितना हाँ उठाना है, ये कितना मीटर का हाँ लेडर लगाना है, ये कहीं रूल्स नहीं है। हाँ एग्जैक्टली हाँ हाँ, एग्जैक्टली, गुड गुड गुड। एग्जैक्ट। सो स्टैंडर्ड आप देखो, जब आप लैडर सेफ्टी या लैडर के भी स्टैंडर्ड देखोगे, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जहां पर आपका प्लेटफॉर्म लैंडिंग प्लेटफॉर्म से मिनिमम 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, मिनिमम। उसके ऊपर आप 1.5 मीटर रखो, 2 मीटर का लैडर रखो, डजेंट मैटर। संजीव जी, आई थिंक यू गॉट द आंसर कि मिनिमम 1 मीटर हाइट, जनरली हम 3 रंग रखते हैं ना, तो 1 मीटर हाइट ऊपर होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं, आप 8 मीटर का भी लैडर इस्तेमाल कर सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन कम से कम प्लेटफॉर्म जहां पर हमारे लेबर एम्प्लॉय वहां पर काम करने वाले हैं, उससे मिनिमम 1 मीटर ऊपर, दैट्स इट। क्लियर है? ये ओके मैंने सर, स्टैंडर्ड ओके में पढ़ा है, ये लेटर के सेफ्टी में, ये और ये जनरल थंब रूल भी है, ये प्रैक्टिस भी है, ठीक है। ओके। और उसके साथ साथ जब लैडर रहता है तो 3 पॉइंट कांटेक्ट का भी रूल वहां पर जनरली हम उनको बताते हैं कि मिनिमम 3 पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए यूज ऑफ अ लैडर। तो इतना मुझे पता है। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्वेश्चन पूछते हो, आप आंसर भी देते हो, थैंक यू सो मच। और भी कोई डाउट है यू कैन आस्क, ताकि आपके सबके इनपुट भी मिले और मुझे भी कुछ चीजें सीखने को मिलती, जैसे कि नाफिक जी ने बताया कि यस ऑलवेज फेस द लैडर, कि आपका फेस लैडर की तरफ होना चाहिए, ये भी एक लैडर का यूज करने का सेफ्टी रूल है। विजय जी बोलिए। सर अभी रिसेंट अभी एक बात आया टीपीआई का, हाँ हाँ थर्ड पार्टी कंपिटेंट पर्सन का। करेक्ट। सो यहाँ पे सारा सेफ्टी परिवार है, तो उसके और इंफॉर्मेशन के लिए एक अभी हमको एक इंसाइट्स मिला। हाँ हमने क्या है, हमारी फैक्ट्री में IS 144 के लिए हमने एक पीओ वेंडर को दिया। ओके फिर हमने डिस में उसका कंपिटेंसी अथॉरिटी चेक किया कि हमने जहाँ जो वेंडर को पीओ दिया है वो डिस ने अप्रूव किया है नहीं किया
फॉर दिस FI फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिर हमको हाँ। मालूम पड़ा कि ये वेंडर को तो डिश ने अप्रूव ही नहीं किया है। ओ जो था उसका वैलिडिटी उसका चला गया। तो फिर हमने ये तो ठीक है, उसका तो हमने चेक किया। फिर हमने फॉर्म 9, 10, 11 यानी सेक्शन 28, 29, 31 प्रेशर वेसल सारे वेंडर का चेक किया। तो हम जो वेंडर यूज कर रहे थे वो वेंडर तो 2 महीने पहले डिश ने उसको अप्रूव करना बंद कर दिया है, यानी ओह। अथॉरिटी ले लिया है। सो हाँ। एक इनसाइट सबके लिए है कि हम जो फॉर्म 9, 10, 11 प्रेशर वेसल जो भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो वेंडर ये ईयर के लिए ऑथोराइज है या नहीं, वो डिश में हम पोर्टल में देख सकते हैं। पूरा लिस्ट दिया हुआ है करेक्ट फॉर करेक्ट, आवर थैंक्स। इंफॉर्मेशन। बराबर। तो कभी कभी क्या रहता है कि उनका वैलिडिटी खत्म हो जाता है और डिश की तरफ से भी रिन्यूअल कभी डिले हो सकता है या कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो उनका वैलिडिटी पीरियड चालू है, खत्म हो चुका है, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। आप हर बार देखिए और क्या वो ऑथराइज है नहीं है। पहले तो लाइसेंस उनका मांग लीजिए जब आप पीओ देने से पहले, परचेस वाले, एचआर वाले, और आप भी लाइसेंस देखते हो, उसके बाद ही आप ये अप्रूव करते हो कि हाँ ये इनके पास वैलिड लाइसेंस है, तो वो ही देख लेना चाहिए। आपको वेबसाइट वगैरह जाने की जरूरत है, वहां पर उनके लाइसेंस पर ही मेंशन रहता है। फिर भी एक बार आप वेरिफिकेशन पर्पस के लिए उनकी वेबसाइट पर भी लिस्ट वेरीफाई कर सकते हैं क्या एक्चुअल में वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है। थैंक यू विजय जी। और भी कुछ ऐसे इंसाइट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। और कोई? नहीं, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी है, इसके लिए थैंक यू। यस, थैंक यू विजय जी, सबकी तरफ से। पोपट जी कुछ कहना है आपको? आपने रेज हैंड किया है। नहीं सर, वो पहले से ही था वैसे ही। ओके ठीक है गाइज, बाकी का हम फिर नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स हम देखेंगे, स्टैंडर्ड्स में क्या दिया गया है एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का, और हैव अ गुड इवनिंग। और इस तरीके से अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर।